देख रहे हैं TNI आवाज और मैं हूं आपके साथ सरना। तो चलिए शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। देवास प्रेमनगर पार्ट 2 में रहने वाली सरिता पटेल नाम की शिक्षिका लॉकडाउन लगने के बाद बेरोजगार हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संदेश के बाद सोशल मीडिया से प्रेरित होकर अगरबत्ती बनाने का बिजनेस शुरू किया। शुरू में कुछ कठिनाई आई, इसके बाद सब आसान होता गया और उन्होंने 4 से 5 महिलाओं को रोजगार दिया। साथ ही साथ छोटे रोजगार से 5 महिलाओं की सैलरी भी निकल जाती। वे कहती है, मेरे घर में भी 15 से 20 हजार रुपए का लाभ मिल जाता है। अब मैं इस रोजगार को और बढ़ाना चाहती हूँ। मैं सरकार से चाहती हूँ कि मुझे कुछ इस तरह का छोटा लोन मिल जाए जिससे इस बड़े कारखाने का रूप दे सकूँ। जी बताएं, आप किस प्रकार का आपका बिजनेस है और किन महिलाओं को आपने कैसे क्या काम रखा और क्या आपको प्रेरणा मिली थी ये करने के लिए? सबसे पहले तो हमने सोचा था लॉकडाउन के बाद क्या करें ऐसा कि अपने घर का भी खर्च चल जाए, बच्चे भी देख लें, कहीं काम मिल नहीं रहा है, सब जगह स्कूल वगैरह पे काम बंद हो गया था। फिर अगरबत्ती के बारे में सुना, अगरबत्ती का काम कैसा क्या होता है, तो यूट्यूब वगैरह पे देखा कि अपन कर सकते हैं कि नहीं। फिर हमने मशीन लेकर आए तो उनसे बात करी, जगह जगह जाके देखा वहाँ महिलाएं कर रही थी, तो इसमें हमको अच्छा काम दिखा कि अपने को भी घर बैठे रोज़गार मिल जाएगा, साथ 4 और महिलाओं को भी अपने साथ रोज़गार मिलेगा, हमारा भी घर चलेगा, उनका भी चलेगा। हम लोग 5-6 जने यहाँ पर काम करते हैं, दिन भर अपने बच्चे वगैरह देखना, काम करना घर का, और ये काम कर लेते हैं तो हमारा आराम से पर डे का खर्च निकल जाता है, 60-70 किलो बना लेते हैं। अच्छा, आगे की और क्या आपकी योजना रहेगी महिलाओं को प्रेरित करने या फिर उनको और भी काम देने की कुछ योजना है आपकी? बिल्कुल रहेगी ना। आगे हम इसमें अगरबत्ती में परफ्यूम करना, खुशबू करके बेचना, सेल्फ परचेसिंग करना, हर चीज़ के बारे में सबको बताएंगे और औरों को भी बताएंगे कि ये ऐसा काम करें ताकि अपने 2 पैसे घर में बचे। अच्छा, जैसे मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत योजना जो लागू की, उसमें भी आप आत्मनिर्भर जो महिला हैं तो उनके लिए भी आपको संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, आत्मनिर्भर जो भी महिलाएं कम से कम किसी दूसरे पे निर्भर ना रहे और सबको अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड होना चाहिए ताकि खुद कमाए और खुद घर चलाए, ना किसी का मुंह देखना पड़े अपने को। ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, मतलब कैसे मिली आपको, कहाँ से? ये प्रेरणा हमको तो जैसे तो मोदी जी चला है ना कि आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो, इस चीज़ से तो मतलब बहुत प्रेरणा मिली। उसके बाद ही हमने स्टार्ट किया। आपने स्टार्ट कैसे करा, कैसे सीखा, कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली? ये तो हमने मतलब सोचा था क्या काम करें, तो बताते हैं ना टीवी वगैरह में ऐड आते हैं कि ये काम करो, इससे आता है, तो उसी में देख के कि चलो इसमें तो अपन कम से कम कुछ कर सकते हैं, एक तो आगे तो बढ़ के देखें। अभी कितना इसमें आपको बेनिफिट और कितना फायदा क्या होता है इसमें? बढ़ जाता है, इसमें महिलाओं का भी निकल जाता है, अपना 10 से 15 हज़ार रुपये घर में बच जाते हैं। आपका नाम? सरिता पटेल। आपको बता दें, हम जो 18 करोड़ जान की कीमत बता रहे हैं, यह कोई किडनैपिंग या किसी रंगदारी का मामला नहीं है, बल्कि है एक 3 साल के मासूम रुद्राक्ष की बीमारी में खर्च होने वाले दवाई की कीमत 18 करोड़ बताई जा रही है। आपको बता दें कि रुद्राक्ष बचपन से ही बैठ नहीं सकता और ना ही किसी तरीके की कोई भी एक्टिविटी कर सकता है। रुद्राक्ष को एक विशेष तरीके की बीमारी है जिसका नाम स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की बीमारी है, जो बहुत ही खतरनाक किस्म की बीमारी है। यह जो बीमारी है धीरे धीरे इस मासूम को अपनाने वाला बना लेगी अगर मौके पर इसे दवाइयाँ मुहैया नहीं कराई गई। इस बीमारी के चलते रुद्राक्ष ना तो ढंग से चल पाता है और ना ही खा पाता है। डॉक्टर ने बताया कि उम्र के बढ़ते यह बीमारी उस पर और हावी हो जाएगी और जान की कीमत भी देनी पड़ सकती है। वहीं रुद्राक्ष के परिवार एक मध्यम वर्ग से आते हैं और उन्होंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका बेटा नहीं चल सकता है, ना ही और बच्चों की तरह खेल सकता है। जब रुद्राक्ष के माँ बाप उसको डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने जब बीमारी का नाम बताया और उसका खर्च बताया तो रुद्राक्ष के माँ बाप के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उन्होंने यह सुना कि रुद्राक्ष के इलाज के लिए 16 से 18 करोड़ रुपए तक की दवाई लगेगी, जिसके बाद रुद्राक्ष आम बच्चों की तरह दोबारा खेल कूद सकेगा। वहीं रुद्राक्ष के पापा टैक्सी ड्राइवर हैं, जैसे तैसे अपने घर का गुजारा करते हैं। अब इतनी बड़ी रकम वे कहां से लाएंगे? रुद्राक्ष के मां बाप राजनाथ सिंह से लेकर तमाम उन बड़े नेताओं से मिल चुके हैं जिनको उन पर भरोसा है। अब यह उनको आर्थिक मदद सरकार से कब तक मिलेगी, उन्होंने मीडिया के सहारे यह बात बोली है। वहीं रुद्राक्ष के पिता ने साफ तौर पर यह कहा कि अगर हमें आर्थिक मदद नहीं मिलती तो वह पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि वह अपने बेटे को अपाहिज वाली जिंदगी नहीं जीने देना चाहते।
उन्होंने कहा कि उन्हें सरकार पर भरोसा है और वह अपने बेटे के साथ आम बच्चों की तरह खेलना कूदना चाहते हैं। मेरे बच्चे को एक बहुत ही बुरी बीमारी है जिसका नाम है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। जिसमें बच्चे की मांसपेशियाँ रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़ाव बहुत कम है और धीरे धीरे बच्चे की बॉडी वीक होती चली जाती है। अब इस वक्त मेरे बच्चे के शरीर में थोड़ी बहुत मूवमेंट बाकी है, जिस बच्चे की दवाई आ रही है वो बाहर की, वो अब मेरे बच्चे के शरीर में अगर आ जाएगी तो इसमें थोड़ी जान आ सकती है, वरना मेरे बच्चे का शरीर खराब हो सकता है। तो हम यही मांग करना चाहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमारे बच्चे का इलाज हो जाए। पूरे 2 साल से हम बच्चे खाते हैं, हमें कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। हम इस टाइम बहुत परेशान हो चुके हैं, तब जाके हमने ये कदम उठाया कि हम ऐसे मीडिया में आए। मैं डॉक्टर विपिन जैन हूँ, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ और सेक्टर 49 नोएडा में। जी वो बच्चा है, उसको एक बहुत ही रेयर जेनेटिक प्रॉब्लम है, उसको स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी कहते हैं, टाइप 1। वो 4 तरह की होती है, इसको टाइप 1 है जो सबसे सीवियर होती है। और इसके ट्रीटमेंट, इसका कोई अभी तक खास ट्रीटमेंट नहीं था, पर अभी एक नया इंजेक्शन आया है, उसको हम जीन थेरेपी कहते हैं। तो दुनिया की पहली बीमारी है जिसके लिए जीन थेरेपी का ये इंजेक्शन FDA ने अप्रूव किया है अभी कुछ ही महीने पहले। बट इसका ये है कि इसकी कॉस्ट बहुत प्रोहिबिटिव है, तकरीबन $25 लाख, $2.5 मिलियन का ये सिंगल डोज इंजेक्शन है। ये वैक्सीन नहीं है, ये ट्रीटमेंट के लिए इंजेक्शन है, जिसको कि अगर हम रुपयों में कन्वर्ट करें तो 16 से 18 करोड़ के बीच में इसकी कीमत बैठती है। ये सिंगल डोज इंजेक्शन है और बहुत अच्छी इसकी रिस्पॉन्स है US में जो स्टडीज हुई हैं इसके ऊपर। और कॉस्ट प्रोहिबिटिव होने की वजह से ये हमारे कंट्री में तो किसी को भी अपने बच्चे के लिए लगवाना तकरीबन इम्पॉसिबल है। नहीं, ये जो अभी तक FDA ने जो अपनी स्टडीज़ में बताया है कि ये इंजेक्शन लगने के बाद ऑलमोस्ट 100% रिकवरी है और बच्चा, क्योंकि जीन थेरेपी है, ये जीन्स को जो उसके जीन्स जो डिफेक्टिव हैं उन्हीं को ही ठीक करेगा ये इंजेक्शन। और ये दुनिया की पहली बीमारी है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, जिसमें जीन थेरेपी काफ़ी इफेक्टिव है, ऑलमोस्ट 100% इफेक्टिव है। तो ये इंजेक्शन लगने के बाद बच्चा तकरीबन नॉर्मल की ही तरह अपना जीवन जीता है। देखिए, अगर ये इंजेक्शन नहीं मिलता तो बच्चे की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 5-6 साल के बीच में है अभी तक की जो स्टडीज करते हैं, क्योंकि इसमें जो है बच्चे का जो बॉडी का नीचे का पोर्शन है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा, अभी भी वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, बैठ नहीं पा रहा है। और अगर धीरे धीरे इसमें बच्चे को सांस लेने की शक्ति भी जा सकती है, जो कि बच्चे की जान के लिए खतरा होता है। मेरा बेटा और रुद्राक्ष इसको स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 2 जैसी बीमारी है जिससे वो ग्रसित है। तो भाई मैं सिर्फ अधिकारियों के लिए जा रहा हूँ ताकि मेरे ना बच्चे का इलाज मुहैया कराया जाए, क्योंकि मेरा एक बेटा है जिसकी वजह से मैं दर दर भटक रहा हूँ। इसके इलाज के लिए मैं लोगों से मिल रहा हूँ, मैं अधिकारियों से मिल रहा हूँ, पर कोई ना संतुष्टजनक जवाब नहीं दे रहा है, ना ही कोई मेरे बच्चे के लिए आगे आ रहा है। तो प्लीज़ मैं इतना ही चाहूँगा भाई माननीय प्रधानमंत्री से, या तो मेरे बच्चे का इलाज मुहैया कराया जाए, वरना मुझे मेरे परिवार के साथ इच्छा मृत्यु दी जाए। मैं ये बच्चा जब मेरा 8 महीने का तब से मैं दर दर के हर हॉस्पिटल घूम रहा हूँ, हर हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, सबसे मिल रहा हूँ, पर मुझे कहीं ना कुछ नहीं मिल रहा, सब मना कर देते हैं। इलाज में कम से कम दिए 15 से 16 करोड़ रुपये, 18 करोड़ रुपये की मांग की गई है, जो मेरे जैसे मिडिल क्लास एक ड्राइवर जो मैं जॉब करता हूँ ड्राइवर नहीं हो पाएगा। मैं बहुत परेशान आ चुका हूँ, मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा है, दिमाग 24 घंटे सर में टेंशन रहती है। मैं प्रशासन से सिर्फ इतनी मांग करना चाहूँगा कि मेरे बच्चे की इलाज मुहैया कराया जाए। मुझे किसी तरह का फंड नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बेटे का इलाज कराया जाए। मामला दतिया जिले के ग्राम उन्नाव बालाजी का है,
जहां राजघाट नगर परियोजना से संचालित भांडेर रोड स्थित सरसई माइनर की नहर कट जाने के कारण किसानों के खेतों में घुटनों तक भरा पानी। गेहूं की खड़ी फसल नष्ट होने की कगार पर किसानों ने सिंचाई एवं नहर परियोजना के अधिकारियों को समस्या से कराया अवगत, लेकिन नहीं हुई अभी तक कोई भी सुनवाई। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए TNI आवाज के लिए दतिया से लोकेश मिश्रा की यह खास रिपोर्ट। जी क्या नाम है आपका? संजय जी बताइए क्या है मामला? ये सर नहर से परेशान है हम। मेरा पूरा खेत भर चुका है, 5-6 बीघा का खेत है, पूरा डूबा है। ट्यूबवेल से पानी निकाल रहे लेकिन डेली ना पानी उसी में जा रहा है नहर का। मैंने शिकायत की तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दतिया भी शिकायत की, ना हुआ ना होनाओं में कोई नहीं सुन रहा है। कब से आ रही है परेशानी? 3-4 दिन हो गए हैं। सिंचाई विभाग के अधिकारियों का क्या कहना है? बोल देते हैं आ रहे हैं देखेंगे, कोई आता ही नहीं है। कब से हो रही है ये? 3-4 दिन हो चुके हैं। जी दादा बताएं क्या परेशानी है? क्या परेशानी है? जय नहर का साफ पानी जो है वो हमारे पूरे खेतों में भर गया। 8-10 बीघा पूरी भर चुकी है, घुटने घुटने तक पानी है उसके ऊपर। हम निकाल रहे हैं, इधर निकालते हैं, इधर भर रही है। अब क्या करेगा, कोई सुनाई नहीं कर रहा है, ना सिंचाई विभाग ना कोई विभाग नहीं। 3 दिन से कह रहा है कि हाँ आते हैं। अब आई रहे तो हमारी फसल पूरी नष्ट हो जाए, फिर कहाँ आवे? कि मैं बहुत परेशान है। हमारी रात में नहर ज़्यादा आ जाती है, दिन में तो जो है कि थोड़ी बहुत मूंद लेते हैं और नहर फट जा रही रात के। पूरी फसल नष्ट हो गई हमारी। क्या करें, हम मर जाएंगे फिर तो हमको नाज ही नहीं बचेगा खा भी, क्या करेंगे? कब से परेशानी है? 4-6 दिन से तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे। कितनी फसल बर्बाद हो गई है? बहुत 4-6 बीघा की फसल पूरा नष्ट हो। 4-6 बीघा जमीन है, उतनी कहीं पूरी है कि वही खत्म हो गई सब। किस माइनर में आती है नहर? सरसई खुद आ रही है नहर भांडेर रोड से। कौन सा गांव है ये? कौन सा गांव? वाला। अधिकारियों ने क्या कुछ कहा? अधिकारियों ने कहते हैं सभी आते नहीं सुनने आ रहा है। ये कहते हैं कि आ रहे हैं और आते हैं तो देख के भग जाते हैं और नहर रात में ज़्यादा दे देते हैं। 2 दिवसीय प्रवास दौरे के दौरान मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया के किला चौके से कांग्रेस विधायक पर किया जमकर पलटवार। मंत्री मिश्रा ने कहा, आज मैं जो कुछ भी हूं वह दतिया की ताकत से हूं और जो लोग भटकाने का काम कर रहे हैं आमने सामने मंच लगाकर अपने कार्यक्रम का दे विवरण। आखिर क्या कुछ कहा गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस विधायक को लेकर, देखिए दतिया से लोकेश मिश्रा की यह खास रिपोर्ट। मैं कभी नहीं भूलता इस बात को कि नरोत्तम के अंदर आज ये जो ताकत है दतिया का कारण। मैं कभी नहीं भूलता इस बात को कि आज मेरे अंदर जो कुछ है वो इस दतिया के कारण है। अगर मुझे सुना जाता है विधानसभा में, लोकसभा में, कैबिनेट के अंदर, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के अंदर, तो उसकी जड़ के अंदर तो आप सब हो। इस पिंड के अंदर ब्रह्मांड समाया और इसलिए मैं आप सबको नमन करता हूं और आप सबकी अदालत में छोड़ के जाता हूं। जगह जगह फोन करवा रहे, लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे किसी को भटकाने की कोशिश मत करो। आप तो मीडिया के सामने आओ और मेरी गलती मीडिया के सामने रखो। सार्वजनिक रूप से माफी मांगूंगा। नहीं तो आपने अगर समाज के लिए कुछ किया हो, क्षत्रिय समाज के लिए किया हो, दतिया के लिए किया हो, दतिया के लिए बताओ। आओ एक बार बताओ, 10 साल तक आप यहाँ से विधायक रहे हो, अपने 10 साल का हिसाब दो। 5 साल आपके पिताजी सांसद रहे दतिया से, उन 15 साल का हिसाब दो। मैं अपने 15 साल का हिसाब आमने सामने मंच लगाओ, हम दोनों देंगे और फैसला दतिया की जनता पर छोड़ेंगे। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सोमवार को बहुचर्चित बाटला हाउस एनकाउंटर से जुड़े एक मामले में अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन यानी कि IM के आतंकी आरिज खान को दोषी करार दिया गया है। कोर्ट में अब 15 मार्च को आरिज की सजा पर बहस होगी। कोर्ट ने आरिज खान को धारा 302, 307 और आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया है। दौसा कलेक्ट्रेट में आज अनुकंपा नियुक्तियों को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। कलेक्ट्रेट कक्ष के बाहर परिवादी रोता और बिलखता हुआ नजर आया। दरअसल पूरा मामला बसपा तहसील के गुलाना राशन डीलर का है। यहां गुलाना राशन डीलर छीत मल शर्मा की मौत हो जाने के बाद सरकार द्वारा राशन डीलर के आश्रित पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए निर्देश दिए थे। प्रवेंद्र शर्मा नामक व्यक्ति
अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर पिछले 2 माह से कलेक्टर और जिला रसद कार्यालय के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसको अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है। आज एक बार फिर वह डीएसओ कार्यालय व कलेक्टर कार्यालय पहुंचा, लेकिन कर्मचारियों द्वारा संतोषप्रद जवाब नहीं दिए जाने के बाद परिवादी व उसके साथ आए परिजन कलेक्ट्रेट के गलियारों एवं कलेक्ट्रेट के कक्ष के बाहर ही रोने लगे। इस दौरान परिवारों ने रसद विभाग में एक बाबू पर धक्का मुक्की करने का भी आरोप लगाया। श्री शीतलमल शर्मा गुल्लाना द्वारा सर के आज सर अनुकंपा नियुक्ति के लिए 27/9/2019 को सर आश्रित को दुकान आवंटित करने के लिए सर विज्ञप्ति जारी हुई। उसके तहत उसमें 30 दिन की मियाद थी, तो सर उसमें 30 दिन के अंदर हमने 9/8/2019 को 3602 नंबर पर जिला रसद कार्यालय आवेदन करने को जिला कलेक्टर कार्यालय से हमने आवेदन किया, लेकिन जिला रसद कार्यालय में सुमेर सिंह बाबूजी होने के कारण हमारे फार्म को नहीं लिया गया तथा हमारी फाइल को 9/8/19 को फाड़ने की कोशिश की गई। उसके माध्यम से फिर हमने जिला कलेक्टर रसद विभाग और जिला कलेक्टर रसद दौसा द्वारा 3602 नंबर पर 9/8/19 को हमने आवेदन दर्ज कराया तथा उसके बाद हमारे आवंटित कार्यवाही पर सर आज हमारे द्वारा सर आज हमको सुमेर सिंह गुर्जर द्वारा सर धमकियाँ दी गई, ऑफिस में घुसने की कोई जरूरत नहीं है, फलाना है, ढीका है, धक्का मुक्की क्या करने लगे और सर बरबरसी में सर हमारे सर खिलाफ सर एक्शन लिया जा रहा है। सर 1 महीने से हम तक 8वें रोज हमारे खिलाफ सर को नियुक्ति के लिए सर कार्रवाई नहीं की जा रही। कलेक्टर साहब के समक्ष भी हम सर 5-6 बार सर पक्ष सामने खड़े हो चुके हैं, पक्ष रख चुके हैं, लेकिन हमारे खिलाफ हो जाएगा। सर मेरा नाम प्रेमेंद्र कुमार शर्मा सर, सहायक डीलर राशन डीलर गुल्लाना। आते हैं कि इस बच्चे को जो 1 महीने से 3 तारीख का 3/2/2021 का लेटर आया हुआ है जयपुर से, उसको इन्होंने डिले कर दिया। एक महीना होगा हमको यहाँ आते हुए तीनों को, और हमारी कोई सुनावनी नहीं हो रही है। हम बार कलेक्टर साहब के और डीएसओ साहब के चक्कर काट रहे हैं और हमसे कहते बाहर चलो। आज हमको फिर भगा दिया, बाबू ने भी भगा दिया, तुम यहाँ क्या लेने के लिए आए हो, बाहर चलो, ऑफिस से बाहर चलो। जब मैंने कही कि ऑफिस से बाहर क्यों जाएंगे, हमारा फाइल को बताओ, आप कब भेज रहे हो कब नहीं भेज रहे हो, और हमारे धक्का दे करके वो कम जो बाहर भगा दिया। बच्चे के लग रही है, कुछ धक्का मुक्की भी लग रही है, घबरा रहा है वो। अब ये पता नहीं किसने धक्का दिया है इससे, हमको पता नहीं साहब, कोई पता नहीं साहब, अब पता नहीं साहब। अब मेरा नाम सुरेंद्र कुमार शर्मा है। दुकानदार शीतलमल शर्मा की मृत्यु के बाद में उसके पुत्र ने अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन किया था, लेकिन उन्होंने अन्य वारिसों की सहमति पत्र नहीं लगाया। इस संबंध में हमने हेडक्वार्टर भी बात की और कलेक्टर साहब से भी इस संबंध में मार्गदर्शन मांगा। साहब ने मार्गदर्शन के लिए हेडक्वार्टर फाइल भेजने के लिए बोला है, वहाँ से जैसे भी निर्देश मिलेंगे उसकी अनुपालना कर ली जाएगी। लेकिन वो कह रहे हैं ऑफिस में आते समय लोग धक्का मार के निकालते बोला यहाँ ये सारे आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। उनका ये भी आरोप है कि जैसे आज जो आप पहले आप अनुकंपा देने के लिए आज बुलाया था, उसके बाद धक्का देने वाला था। नहीं, आज किसने बुलाया था, कोई हमने कहा नहीं, गलत है उनके आरोप। फाइल तो कलेक्टर साहब के पास में थी, हम उनको क्यों बुलाएंगे यहाँ पे, जब तक हेडक्वार्टर से कोई आएगा नहीं हमारे पास निर्देश। दौसा महिला दिवस के उपलब्ध में प्रदेश की महिलाओं को सौगात देते हुए राजस्थान सरकार ने प्रदेश की सभा राजस्थान रोडवेज की बसों को महिलाओं के लिए निःशुल्क किया है। यानी पूरे प्रदेश में महिलाएं राजस्थान रोडवेज की बस में निःशुल्क यात्रा कर सकती हैं, जिसका लाखों महिलाओं ने लुत्फ उठाया भी। जिन महिलाओं को राजस्थान रोडवेज की बसों में आसानी से सफर करने को मिल गया, उन्हें सरकार के इस पहल का स्वागत करते हुए सरकार का बार धन्यवाद दिया। महिलाओं ने कहा कि सरकार की पहल अच्छी है। महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं के सम्मान में उन्हें निःशुल्क यात्रा करवाई जा रही है, लेकिन सरकार की सौगात को अमली जामा पहनाने वाले मातहतों की लापरवाही के चलते कई महिलाओं को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। बस में यात्रियों की भीड़ बढ़ने के चक्कर में रोडवेज संचालकों ने रोडवेज बसों को यातायात स्थान पर रोकने के बजाय बस स्टैंड से आगे पीछे रोककर सवारियों को उतारने का प्रयास किया, जिससे कि सैकड़ों महिला यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। महिलाएं घंटों धूप में तपकर रोडवेज बस का इंतजार करती, लेकिन रोडवेज बस उनको पास आने से पहले ही बस स्टैंड के आगे पीछे सवारियों को उतारकर सीधा रफू चक्कर हो जाती, जिससे महिलाओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बस में यात्रा करने वाली एक महिला सीमन ने बताया कि राजस्थान सरकार ने महिलाओं के लिए रोडवेज की यात्रा निःशुल्क तो कर दी, लेकिन रोडवेज कर्मियों की लापरवाही महिलाओं को भुगतनी पड़ रही है। तकरीबन 1 घंटे से धूप में इंतजार करने के बाद बस से तो कोई आई, लेकिन यातायात बस स्टैंड पर नहीं रुकी।
आगे पीछे रोककर सवारियां उतार कर निकल गई, जिससे महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रोडवेज को हाँ, किया है तो किस तो महिला को फायदा मिल रहा है? हाँ, फायदा मिल रहा है, बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है। सरकार ने ये सुविधा की तो भगवान के दर्शन कर ले, नहीं ऐसे तो कौन जाता है, किसके पास में पैसे रखे है इतनी दूर घूम के आ जाए, भगवान का दर्शन पा ले। अच्छी सुविधा की है। फ्री होने के वजह से आप दर्शन करने जा रहे हैं हम, घूमने नहीं जा रहे। नाम बताओ आपका। क्या बीच में नहीं उतार देगा सवारी को? स्टॉपेज नहीं है, एक्सप्रेस है गाड़ी। मतलब महिला दिवस में कोई वो नहीं है? महिला कंसेशन है। नहीं, महिला दिवस का कंसेशन है। महिला दिवस में नॉर्मल है ना? महिला दिवस हो नॉन स्टॉप है। ये जो रोडवेज वाले हैं आगे जाके रोक रहे हैं, क्या बात है? आज सरकार द्वारा महिलाओं को छूट दी गई है रोडवेज बस से फ्री बैठने के लिए, लेकिन रोडवेज द्वारा है तो बस नहीं रोकी जा रही, बस स्टैंड पर आगे जाके बस रोकी जा रही ताकि महिलाओं को उसका लाभ नहीं मिल सके। जिला मुख्यालय पर अपराधी इस कदर बेखौफ हैं कि अब वह राह चलती युवतियों को भी छेड़ रहे हैं। लोग लाज के डर से अनेकों युवतियां थानों तक नहीं पहुंचती। ऐसे में पुलिस भी शिकायत नहीं मिलने का बहाना बनाकर हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। दौसा जिले में गत दिनों से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें राह चलती एक युवती जो छात्रा प्रतीत होती रही है, उसे बाइक सवारों ने बेवजह थप्पड़ मारा और चलते बने। इस वीडियो के वायरल होने के बाद जिले के अनेकों संगठनों में गहरी नाराजगी है और ऐसे मंचलों पर कठोर कार्रवाई की मांग की जा रही है। आज महिला दिवस के मौके पर छात्र संगठन के लोग प्रशासन के पास पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर आए दिन महिला और युवतियों से कथित तौर पर हो रही छेड़छाड़ के मामलों में अंकुश लगाने की मांग की। वहीं वायरल वीडियो में दिख रहे युवकों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग भी की। हालांकि हमारा चैनल वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। इसी संदर्भ में आज सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से और कई सामाजिक संगठनों की ओर से दौसा जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किए गए एक छात्रा को 2 बाइक सवार बदमाशों द्वारा थप्पड़ जड़ने के विरोध में ज्ञापन दिया। इस दौरान जिला संयोजक लोकेश भांकारी ने बताया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो पुलिस प्रशासन से लोगों का विश्वास उठ जाएगा और बहन बेटियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। देखिए जैसे कि आप जानते हो 4 मार्च को जो दौसा जिले में जो घटना हुई, कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा सरे रहा एक लड़की के थप्पड़ मारा गया, तो उसके विरोध में हमने पैदल मार्च किया और एसडीएम को हम ज्ञापन दे रहे हैं। तुरंत अभी तक 7 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक अपराधी पुलिस के शिकंजे में नहीं आए हैं। तो बस हमारी यही मांग है कि पुलिस प्रशासन इस मैटर पे क्यों मौन है, तुरंत कार्रवाई की जाए और जो भी उचित दंड हो, जो भी उचित कार्रवाई हो, उनके खिलाफ की जाए। मैं राजेश्वरी मीना खुर्रा से हूँ। 4 मार्च को छात्रा को मारे गए 2 बाइक सवारों द्वारा थप्पड़ में विरोध में एसपी सर को ज्ञापन दे रहे हैं, जिनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। अगर ऐसा चलता रहा तो हमारी बहन बेटियों का घर से बाहर निकलना दूभर हो जाएगा और उनका कॉलेज जाना, कोचिंग जाना, बाजार जाना, सब कुछ उनको बंद करना पड़ेगा। अगर पुलिस प्रशासन इन पर गौर नहीं करती है तो हम उग्र प्रदर्शन और आंदोलन करेंगे। फिलहाल TNI एक्सप्रेस में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ।